हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप ठीक ही होंगे। तो बढ़ते हैं आगे। हम अपनी सेकंड यूनिट का अब जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं उसका नाम है स्पेशल लीनियर फ्रैक्शनल ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, स्पेशल लीनियर फ्रैक्शनल ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, अब इसमें स्पेशल क्या है, जो ट्रांसफॉर्मेशन हम कर रहे हैं उसके बारे में हम थोड़ा सा जानेंगे। ठीक है, इसमें सबसे पहला एक टर्म आता है क्रॉस रेशो। ये क्रॉस रेशो क्या है इसके बारे में जान लेते हैं कि अब क्रॉस रेशो में मतलब एक तरह की थ्योरम है। ठीक है, यहाँ पे इसको समझने की कोशिश करना कि अगर आपकी बाइलीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है, बाइलीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब है कि एक में ही दो ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है। ठीक है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो अगर बाइलीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हैपन होती है और उसमें पॉइंट्स है आपके तीन, मान लीजिए Z1 Z2 Z3, किसमें जेड प्लेन में, और इसको हम ट्रांसफॉर्म किस में कर रहे हैं, किन पॉइंट्स में कर रहे हैं, W1 W2 W3। वो किस प्लेन में, W प्लेन में। तो कहने का मतलब ये है कि इफ बाइलीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ट्रांसफॉर्म्स, ये बाइलीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ट्रांसफॉर्म्स द पॉइंट्स, इन पॉइंट्स को ट्रांसफॉर्म कर देती है किसमें, W1 W2 W3 में। तो आपका क्या होगा, ये वाली, इसको ही क्रॉस रेशियो आप बोल रहे हो। ये थ्योरम है आपकी, इसको क्रॉस, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अब उस केस में क्या होगी, जो बाइलीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है वो क्या होगी। अगर बाइलीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है तो तब क्या होगा, ये हम इसके जानेंगे। पहले इसको पढ़ लेते हैं क्रॉस रेशो को। तो W माइनस W1 अपॉन W माइनस W3 इंटू, है ना, W2 माइनस W3 अपॉन W2 माइनस W1 इक्वल टू Z माइनस Z1 अपॉन Z माइनस Z3 और Z2 माइनस Z3 अपॉन Z2 माइनस Z1। अब प्रॉब्लम आती है कि इसे याद कैसे करें। मान लीजिए एक साइक्लिक ऑर्डर है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे आपका जीरो हो गया, यहाँ पे वन हो गया, यहाँ पे टू हो गया, यहाँ पे थ्री हो गया, और ऑर्डर आपका ऐसे है। ठीक है, इस तरह से ऑर्डर है। तो अब इसे याद करना है, जीरो वन टू थ्री। ठीक है, अब देखो W यहाँ पे कुछ नहीं है तो जीरो है, जीरो वन टू थ्री। ऐसी ही फिर वन से काउंट करना है। मान लो पहले तो यहाँ से काउंट करना है ऐसे, और फिर आपका काउंट करना है वन से, वन से काउंट करना है यहाँ तक, जीरो तक, ऐसे। फिर आपका थ्री टू वन जीरो, इस तरह से सेम ऐसे ही ऑर्डर चलेगा, जीरो वन टू थ्री। यहाँ पे जेड के टर्म में भी आए राइट हैंड साइड में, जीरो वन टू थ्री, थ्री टू वन जीरो। ये याद करने का इसका तरीका हो जाएगा। ठीक है, अब तो बाइलीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कौन सी ट्रांसफॉर्म करेगी, देखो जो Z1 Z2 Z3, ये तीन पॉइंट्स है, इसको ट्रांसफॉर्म करना है W1 W2 W3 में। और बाइलीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कर दी है तो बाई लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, बाइलीनियर ट्रांसफॉर्मेशन तो वो कौन सी है, वो W ये वाली है। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन है W। W ये वाली ट्रांसफॉर्मेशन इसे ट्रांसफॉर्म करी, जैसे कि W बराबर क्या, ए जेड प्लस बी अपॉन सी जेड प्लस बी। तो यहाँ पे ए बी सी ये आपके क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर्स है। ठीक है, अब उसी तरह से मान लो आपकी ट्रांसफॉर्मेशन होगी। अब अगर W1 को आपको निकालना है तो W तो हमें पता लग गया, W1 को निकालना है तो W1 कैसे निकलेगा, तो जेड की जगह Z1 रखोगे तभी तो W1 निकलेगा। तो इसमें जेड की जगह जेड वन रख दीजिए, W1 निकल गया, इसे हमने इक्वेशन टू बोल दिया। और W2 कैसे निकलेगा, Z2 रख दीजिए इसमें तो W2 निकल जाएगा, W3 भी सेम इसी वे में निकल जाएगा। तो हमारे पास इक्वेशन आ गई है चार। अब इन इक्वेशंस को उसी वे में पुट कर दो। मान लो क्या करना है कि आपको W माइनस W1 लाना है, क्योंकि जो आपकी क्या थी, W1 W माइनस W1, W2 माइनस W3, इस तरह से थी ना। और नीचे W माइनस W3 और W2 माइनस W1। तो इस तरह से आपको लेके आना, तो ये हो जाएगा W माइनस W3, तो ये W माइनस ये W1। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट करेंगे इस तरह से। आप करना जानते हो, यहाँ पे कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन कर करा के आपका फाइनली ये आ जाएगा। इस तरह से ये इक्वेशन आ गई, इक्वेशन कर करा के इस तरह से ये इक्वेशन आ गई। इसको इक्वेशन नंबर आपने 5 बोल दिया। जब इक्वेशन नंबर 5 आपके पास आ जाती है, सिमिलरली इसी तरह से W1 माइनस W2 भी आ जाएगी ये वाली, और W2 माइनस W3 भी आ जाएगी इक्वेशन नंबर 7। तो ये क्लियर हो जाएगा, मतलब क्लियर है। इसमें कैलकुलेशन करनी है सिर्फ, और कुछ नहीं करना। फिर फाइनली क्या करेंगे, W3 माइनस W। ठीक है, आपकी इक्वेशन नंबर 8 आ गई। अब ये सारी इक्वेशन निकालने के बाद, सारे टर्म निकालने के बाद, जो आपका क्रॉस रेशो था उसमें पुट कर दीजिए। तो उसे सोल्व करने के बाद क्या आ जाएगा, राइट हैंड साइड इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आ जाएगा। तो ये आपकी थ्योरम प्रूव हो जाएगी, जो क्रॉस रेशो वाली है। ठीक है, अब अगला पॉइंट आता है आपका इनवेरिएंट पॉइंट्स का या फिक्स पॉइंट का। तो इनवेरिएंट पॉइंट्स या फिक्स पॉइंट किसे कहते हैं उसके बारे में हम जानते हैं।
अगर कोई पॉइंट कोइंसाइड कर जाए, उसकी ट्रांसफॉर्मेशन होने के बाद कोइंसाइड कर जाए अपनी ही ट्रांसफॉर्मेशन से, तो वो क्या हो जाएगा, पॉइंट इनवेरिएंट हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे बोला गया कि पॉइंट्स विच कोइंसाइड विद दियर ट्रांसफॉर्मेशन आर कॉल्ड फिक्स्ड और इनवेरिएंट पॉइंट्स। या तो फिक्स पॉइंट बोल दीजिए, इनवेरिएंट पॉइंट बोल दीजिए। मान लीजिए आपके पास कोई जेड पॉइंट था, ठीक है, उस फंक्शन एफ जेड, तो इसकी ट्रांसफॉर्मेशन करनी किस में, डब्लू में ट्रांसफॉर्म होना ना, तो डब्लू, तो डब्लू बराबर जेड के होना चाहिए। ये ध्यान रखिए, डब्लू बराबर जेड के होना चाहिए। जैसे यहाँ पे एक्स वाई प्लेन में ये पॉइंट है 2 1, ठीक है, इसकी ट्रांसफॉर्मेशन कर दी हमने किससे, डब्लू बराबर एफ जेड से, ठीक है। अब यही पॉइंट यहीं पे आ गया, 2 1 ही आ गया है यू वी में, यू वी प्लेन में आपका पॉइंट सेम पॉइंट आ गया है। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये फिक्स पॉइंट हो गया या इनवेरिएंट पॉइंट हो गया। और अच्छी तरह से एग्जांपल की मदद से समझते हैं। एग्जांपल ये ले लेते हैं हम, एग्जांपल नंबर इसे 1 का नाम दे दीजिए। मान लीजिए डब्ल्यू, ये आपकी ट्रांसफॉर्मेशन डब्ल्यू बराबर जेड माइनस वन अपॉन जेड प्लस वन है। तो अब इस केस में क्या होगा, कि जो जेड होगा, जेड बराबर जेड माइनस वन अपॉन जेड प्लस वन है, इसे हम क्या लिखेंगे कि इनकी मल्टीप्लाई कर दी, क्योंकि अगर इनवेरिएंट है, इफ इनवेरिएंट, if fixed point, if fixed point, then z बराबर इसके होना चाहिए। तो क्या होगा, तो अब इसकी मल्टीप्लाई कर दो, इधर की इधर मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आ गया। तो आपका पॉइंट क्या आ गया, z प्लस माइनस आयोटा आ गया, ठीक है। ये वो वाला पॉइंट होगा जो कि फिक्स पॉइंट होगा इसमें, अगर वो ट्रांसफॉर्मेशन है तो, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 2 ले लेते हैं। अब ये ट्रांसफॉर्मेशन है w बराबर 3z-4 अपॉन z-1। अगर ये इफ, फिर सेम ऐसी, इफ फिक्स पॉइंट, देन ये आपका क्या होगा, जेड बराबर इसके बराबर हो जाना चाहिए। तो इसकी कैलकुलेशन करने के बाद, इसकी कैलकुलेशन की, जेड माइनस वन की मल्टीप्लाई जेड में की, तो क्या होगा, जेड स्क्वायर माइनस जेड आ गया इक्वल टू 3z-4 था, तो जेड स्क्वायर माइनस फोर प्लस फोर माइनस फोर जेड प्लस फोर इक्वल टू जीरो। तो इसे सोल्व करने के बाद आपकी क्या आ गई, जेड की वैल्यू 2 और 2 आ गई। तो ये दोनों ही क्या हो जाएंगे, पॉइंट्स आपके, दोनों पॉइंट्स हो जाएंगे आपके इनवेरिएंट पॉइंट्स हो गए। अब तीसरा एग्जांपल हम ले लेते हैं। इसमें बोलता है फाइंड द बाइलीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। हमें बाइलीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, यहाँ पे हमें ट्रांसफॉर्मेशन निकालनी है, जबकि पॉइंट डब्ल्यू में और उसमें पॉइंट दिए हुए हैं, विच मैप द पॉइंट्स, ये पॉइंट्स है आपके, इनको मैप करता है जेड प्लेन से, किसमें, डब्ल्यू प्लेन में। और पॉइंट्स कौन से आते हैं, 1 I और -1, ये आ जाते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि आपका जो सॉल्यूशन होगा वो यहाँ से स्टार्ट होगा। मान लो Z1 पॉइंट हो गया 2, Z2 पॉइंट हो गया I और Z3 पॉइंट हो गया -2। ये ट्रांसफॉर्म होने के बाद, मान लीजिए कोई आपकी ट्रांसफॉर्मेशन है W इक्वल टू एफ जेड, ये ट्रांसफॉर्म करने के बाद आपको इस फॉर्म में दे देती है लाके, ठीक है। तो W1 आ जाता है, W2 आ जाता है, W3, W1 क्या है, बराबर 1 है, W2 बराबर I के है, और W3 बराबर -1 के है। अब अगर ये ऐसा है, तो आप क्रॉस रेशो का यूज करोगे, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्रॉस रेशो का यूज करो। क्रॉस रेशो क्या बोलते हैं, डब्ल्यू माइनस डब्ल्यू वन इंटू डब्ल्यू टू माइनस डब्ल्यू थ्री अपॉन डब्ल्यू माइनस डब्ल्यू वन माइनस डब्ल्यू टू डब्ल्यू थ्री माइनस डब्ल्यू इक्वल टू जेड माइनस जेड वन जेड टू माइनस जेड थ्री अपॉन जेड वन माइनस जेड टू और जेड थ्री माइनस जेड। ये आपका क्रॉस रेशो है। ये बड़ा ही कमाल का है, और इसमें आप क्या करोगे, वैल्यूज पुट करोगे। किसकी वैल्यू, डब्ल्यू वन डब्ल्यू टू डब्ल्यू थ्री की वैल्यू पुट कर दी, जेड वन जेड टू जेड थ्री की वैल्यू पुट कर दी, तो पुट करने के बाद आपका ये आ गया। अब आपको कुछ और नहीं करना, बस सोल्व करना है। आप अपने हिसाब से मैनिपुलेट और मैन्यूवरिंग करती जाइए इसमें, ये इक्वेशन सोल्व होती जाएगी, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इसकी, दोनों को इक्वेट करते जाइए। तो फाइनली आपको मिलेगा क्या, फाइनली ये W-1 अपॉन W+1 बराबर इसके आ जाता है। इसको थोड़ा सा अगर हम और कोशिश करें सोल्व करने की, तो हमें इस फॉर्म में ये मिलेगा। इस फॉर्म में मिलने के बाद अब एक ट्रिकी हम वो करते हैं कि Z-2 अपॉन Z+2 है, और 3 - I अपॉन 3 + I, अगर इसके हम कॉन्जुगेट की मल्टीप्लाई कर दे, 3 + I की कॉन्जुगेट की मल्टीप्लाई कर दे, क्या हो जाएगा, कॉन्जुगेट 3 - I, है ना, सॉरी, मतलब सेम इससे ही मल्टीप्लाई कर दे, ठीक है। तो कॉन्जुगेट इसका ये हो जाएगा, इससे हमने मल्टीप्लाई कर दी, ठीक। तो ये मल्टीप्लाई करने के बाद ऊपर नीचे ये माइनस होगा, ठीक है, मल्टीप्लाई करने के बाद ये वाला माइनस होगा, ये गलत लिखा है, ठीक है, क्योंकि आप मल्टीप्लाई जो करोगे वो तो कोई ऐसी वैल्यू से करोगे ना जिससे कोई इफेक्ट ना पड़े। तो ये हो गया,
3 - i 3 + i, तो आपने इसे मल्टीप्लाई कर दी, तो ये क्या होगा, जेड जेड -2 अपॉन जेड+2, और ये हो गया 3 का स्क्वायर, ठीक है, -6i और +1। ये क्या हो जाएगा अगर इसका स्क्वायर करते तो आप, तो फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, सेकंड टर्म का स्क्वायर, सेकंड टर्म का जब स्क्वायर करोगे तो -1 हो जाएगा, तो 8 - 6i हो गया। अब नीचे क्या आएगा, तो फर्स्ट टर्म का स्क्वायर यानी कि 9 हो गया, सेकंड टर्म का स्क्वायर कितना हुआ, -1, यानी कि ये माइनस होगा, तभी तो आएगा। तो इसकी इसमें मल्टीप्लाई, इसकी तो अंदर नीचे 10 आ जाएगा, ठीक है, वो माइनस होगा वहां पे, ये माइनस है, ठीक है, तो ये 10 आएगा, तो 10 आ गया, इसकी इसमें मल्टीप्लाई करने के बाद तो फाइनली ये सोल्व करने के बाद ये आ गया। अब इसकी इधर मल्टीप्लाई कर दो, ये 5 की इधर मल्टीप्लाई करो, ठीक है, जेड टू इधर ले जाओ। अब हम मैं तो सोल्व कर रहा है, ये जो नीचे का टर्म है ये इधर ले जा रहे हैं, इसमें मल्टीप्लाई करिए, यानी कि जेड+2 और 5 की मल्टीप्लाई हम W-1 में करेंगे, और W+1 की मल्टीप्लाई किस में करेंगे, Z-2 और 4 - 3i में। तो मल्टीप्लाई करने के बाद, कैलकुलेशन करने के बाद आपके पास जो आया वो क्या आया, वो ये आ गया, ठीक है। अब इसमें थोड़ा सा और अपनी करतब दिखाओ, ट्रिक्स दिखाओ, जिससे कि आसान हो जाए। तो यहाँ पर हमने क्या किया, जो ये 3z है, 3z तो ये रहा, 3 - i से इसे डिवाइड कर दिया, नीचे भी ऊपर भी, तो 3 - i से इसे डिवाइड कर दिया, तो यहाँ तो 3z बचेगा, और यहाँ पे 3 - i से डिवाइड करोगे तो 2 × 1 + 3i अपॉन 3 - i हो जाएगा, और यहाँ पे करोगे 1 + 3i अपॉन 3 - i z और प्लस, इससे तो ये कट ही जाएगा, तो 6 बचेगा। अब जब 6 बचा, तो अब इनकी कैलकुलेशन करने के बाद देखिए 3 यहाँ से इसे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करोगे, तो करने के बाद फाइनली मतलब सारा सोल्व करने के बाद ये 10i/10 बचेगा, मतलब आई बचेगा, तो खोदा पहाड़ निकलू चिड़िया। तो डब्लू जो आपका आया वो आई आया, आयोटा आया। तो अब जब डब्ल्यू आई आ गया, आपको डब्ल्यू चाहिए था, क्योंकि हमें एफ जेड निकालना था, डब्ल्यू बराबर एफ जेड निकालना था, वो कौन सा फंक्शन होगा, वो कौन सी ट्रांसफॉर्मेशन होगी जो डब्ल्यू को W1 को मतलब Z1 को W1 में कन्वर्ट करेगी, Z2 को W2 में कन्वर्ट करेगी, Z3 को W3 में कन्वर्ट करेगी, वो है W बराबर I। ये ट्रांसफॉर्मेशन है, ठीक है, ये ट्रांसफॉर्मेशन होगी। अब हम क्या करते हैं यहाँ पे, जैसे W बराबर AZ+B/CZ+D, ये हम दूसरा मेथड अपना के इसे सोल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये अगर हम ये मेथड अपना रहे हैं, अपना ये सेकंड मेथड है, अल्टरनेटिव अल्टरनेटिव मेथड, ठीक है, ये अल्टरनेटिव मेथड है, लेट W बराबर ये है, ठीक है, ये है, तो अगर W बराबर ये है तो ये ट्रांसफॉर्मेशन फंक्शन तो इसे सेटिस्फाई करेगी, क्योंकि W क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, तो इसमें 1 पुट कर दो, यहाँ पे आपने 1 पुट कर दिया, जब 1 पुट कर दोगे तो क्या होगा, 2a। अब यहाँ पे z की वैल्यू पुट करोगे, तो z की वैल्यू जब W बराबर हो, W1 क्या है 1, तो W बराबर W1 क्या है 1, तो अब Z1 क्या होगा यहाँ पे, Z1 आपका क्या है, Z1 है 2, तो Z1 2 की वैल्यू पुट कर दी, तो ये कैलकुलेशन करने के बाद मान लीजिए इक्वेशन 1 आ गई। अब जब दूसरा क्या है, Z2 पुट करने पे W2 आया, W2 की वैल्यू क्या है -1, और Z2 क्या है, Z2 है आपका -2, Z2 -2 है, तो यहाँ पे W2 की वैल्यू पुट करी -1 और Z2 की वैल्यू पुट करी -2, तो ये आ गया, तो इक्वेशन आ गई आपकी इक्वेशन नंबर सेकंड, ठीक है, यहाँ तक क्लियर होगा। अब इन दोनों इक्वेशंस को हमने क्या किया, ऐड कर दिया, ऐड करके कुछ कट पिट गया, कट पिटने के बाद फाइनली जो आपके पास आया सामने निकल के, वो 2c = b आया, इक्वेशन नंबर हमने 3 बोल दिया, इक्वेशन नंबर थर्ड है। अब क्या करा हमने, जो इक्वेशन नंबर जो सेकंड थी ये 2c - d = -2a + b और 2c = b, तो इनको क्या करते माइनस कर दिया, मतलब इक्वेशन नंबर 2 में से 3 को माइनस कर दिया, तो करने के बाद आपको क्या आया, 2d, यानी कि 2d = 4a आया, ये आया 2d = 4a। जब 2d = 4a आ गया, इसका मतलब क्या आ गया कि d बराबर 2a आ गया, यही तो हुआ ना, d बराबर 2a, d बराबर 2a आ गया। जब d बराबर 2 आ गया, इसे हमने इक्वेशन नंबर 4 बोल दिया,
बस वही है ना कि हम अपनी सहूलियत के हिसाब से कि ए बी सी डी निकाल निकाल रहे हैं, तो क्योंकि हमें तो ए बी सी डी नहीं पता ना, जब ए बी सी डी पता लग जाएगा तो हम अपना आंसर निकाल लेंगे। तो अब ये ए बी सी डी की वैल्यू जो भी आई है इक्वेशन नंबर 1 2 3 4 की वैल्यू इसी में ही पुट कर दो, जो ट्रांसफॉर्मेशन आपने मानी है। ट्रांसफॉर्मेशन तो भाई ये मानी हुई है आपने, तो पुट कर दो। ए बी सी डी की वैल्यू पुट कर दोगे तो ए बराबर कितना आ गया आपका यहाँ पे, ए बराबर -3 IC आ गया। ठीक है, और तब फिर वो पुट करी वैल्यू, तो ए बराबर -3 IC जेड प्लस बी, बी बराबर क्या है 2C है, और सी जेड प्लस डी बराबर -6C है, 6 IC है। तो ये जब आपने पुट कर दिया तो डब्लू बराबर आपका खेलने के बाद इस टर्म के साथ, इस एक्सप्रेशन के साथ आपकी वैल्यू आ गई, ये सब आ गई। तो डब्लू बराबर आपका क्या है, ये 3Z प्लस 2I अपॉन I Z प्लस 6। ठीक है, ये आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। इस तरह से भी आप कर सकते हो। ठीक है, ये अगर ये तब है जब आपने ये मान लिया कि वो ट्रांसफॉर्मेशन वैसी है। ये अल्टरनेटिव मेथड जो मैंने बोला, ये इसका अल्टरनेटिव नहीं था। ये तो आपने ट्रांसफॉर्मेशन मानी है कि ये ट्रांसफॉर्मेशन और ये पॉइंट ऐसे आएंगे। अगर वो ऐसा ना होता तो तब मतलब वो जो आपकी आई निकल के आई है वो अलग उसमें है। ये एक तरह से दूसरा क्वेश्चन हो गया। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा थोड़ा इन्फिनिटी को लेकर, कि आपके जो मैपिंग आएगी या पॉइंट आएगा वो इन्फिनिटी आए, या आप जब को कोरफोरल, एक सेकेंड। जो यहाँ पे आप बाइलीनियर ट्रांसफॉर्मेशन जो आप कर रहे हो, बाइलीनियर ये ट्रांसफॉर्मेशन जो आप कर रहे हो, मतलब आपकी बाइलीनियर ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए आपको। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में तो फाइंड द बाइलीनियर ट्रांसफॉर्मेशन पूछा है ना। तो अब वो मैप किसे कर रही है, इन पॉइंट्स को मैप कर रही है 1 0 -1 को, जेड प्लेन में है तो। और कहाँ पॉइंट्स आएंगे, यानी कि मैपिंग कहाँ पे आएगी, ये डब्ल्यू प्लेन में आएगी। और इनकी मैपिंग क्या आ रही है, आई इन्फिनिटी और 1, ये आ रही है। तो अब हमें वही बाइलीनियर ट्रांसफॉर्मेशन निकालनी है। बाइलीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कैसे निकलेगी, पॉइंट्स क्या है, Z1 = 1 दिया है, Z2 = 0, Z3 = -1 दिया है। ठीक है, और ये ट्रांसफॉर्म हो रही है डब्ल्यू बराबर FZ चाहिए हमें। ठीक है, तो ये ट्रांसफॉर्म होके कहाँ पे आएगी, W1 आई आया, W2 इन्फिनिटी आया, और W3 1 आया। ठीक है, हम पहले मेथड को डिस्कस करते हैं क्या है। तो पहला मेथड वही क्रॉस रेशियो वाला। क्रॉस रेशियो वाला मेथड क्या है कि W-W1 अपॉन W1 - W2, W2 - W3 अपॉन W3 - W इक्वल टू Z-Z1 अपॉन Z1 - Z2 और इंटू Z2 - Z3 अपॉन Z3 - Z। तो अब इसमें क्या है, वैल्यू पुट कर दो, W - W1। हाँ, अब दूसरी बात यहाँ पे ध्यान रखें, क्योंकि W2 क्या है, इन्फिनिटी आया है। अगर इन्फिनिटी मतलब लार्ज नंबर, किसी के रेस्पेक्ट में कोई नंबर बहुत लार्ज है, तो अगर उसे हम डिनोमिनेटर में लेके आ जाते हैं और वो पूरा का पूरा टर्म जीरो हो जाएगा, तो उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा हमारी उस पर, बल्कि कैलकुलेशन और आसान हो जाएगी। जैसे W - W1 है इसमें, ठीक है, और यहाँ पे W3 है, तो आप क्या करो, W2 है, W2 को कॉमन ले लो, यहाँ पे W2 कॉमन ले लिया तो 1 - W3 अपॉन W2 आया। ऐसे ही नीचे यहाँ से W2 कॉमन ले लो तो W1 अपॉन W2 हो जाएगा, -1 हो जाएगा। W2 ये W2 W3 - W, ये W3 है, W3 है, W3 माइनस W, ये आ जाएगा। ऐसे ही इधर Z - Z1, ये तो सब ऐसे ही रहेगा। तो W2 से W2 कट गया, तो आपका एक्सप्रेशन क्या आ गया, एक्सप्रेशन आ गया ये। तो W माइनस आई, W1 की वैल्यू क्या है, आयोटा, और 1 - 1 अपॉन इन्फिनिटी, आयोटा अपॉन इन्फिनिटी -1, 1 माइनस W इक्वल टू, यहाँ पे हमने Z1 Z2 Z3 की वैल्यू पुट कर दी। वैल्यू पुट करने के बाद क्या है, 1 अपॉन इन्फिनिटी किसको अप्रोच कर गया, ये आपका जीरो का अप्रोच कर गया। ये भी आपका क्या कर गया, जीरो का अप्रोच कर गया। ठीक है, अब ये जीरो का अप्रोच करके तो W माइनस आई हुआ, और नीचे ये यहाँ पे क्या बचा, माइनस इंटू 1 - W, या W-1 कह दी, कि अंदर इसकी मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, ये हो गया। तो यहाँ पर ऊपर W माइनस आई और नीचे -1 था, तो -1 से इधर -1 कट जाएगा, क्योंकि इधर आप कैलकुलेशन करोगे ऊपर 1, तो Z -1 बचा ऊपर,
और नीचे माइनस यहाँ से कॉमन ले लो तो माइनस से माइनस कट गया तो ये आया। तो फाइनली ये आपके सामने एक्सप्रेशन आ जाता है। अब इसकी कैलकुलेशन करने के बाद क्या आया, कैलकुलेशन करने के बाद डब्लू आ गया हमारा। तो डब्लू क्या निकल के आता है, डब्लू निकल के आता है 1 प्लस आयोटा इंटू जेड प्लस आयोटा माइनस 1/2 जेड। तो ये वो फंक्शन है, ये वो है। तो इसे हम बोल सकते हैं डब्लू बराबर एफ जेड, कि ये वो फंक्शन है जो इन इन पॉइंट्स को ट्रांसफॉर्म करेगा। ठीक है, ये तो हो गया फर्स्ट मेथड। अब अगर सेकंड मेथड की बात करें तो सेकंड मेथड कैसे होगा, सेकंड मेथड आपका ये होता है, मान लीजिए आपने फंक्शन मान लिया ये यही तो है W बराबर एफ जेड। ठीक है, जो ट्रांसफॉर्म करेगा मैपिंग करेगा, यही तो मैपिंग करेगा आपका जो फंक्शन एफ जेड, ये मैपिंग करेगा। अब W एक पॉइंट फर्स्ट वाले पॉइंट को ले आयोटा ले लिया इक्वल टू ए प्लस बी, क्योंकि ए की वैल्यू तो हमें नहीं पता मगर जेड की वैल्यू पता है। जेड की वैल्यू क्या है, 1। जेड की वैल्यू 1 रख दी। W1 बराबर आयोटा और Z1 बराबर 1, ये वैल्यू पुट कर दी इसमें। ठीक है, तो पुट करने के बाद ये आपकी इक्वेशन नंबर 2 आ गई। ठीक है, ऐसी ही यहाँ पे अब W2 की वैल्यू क्या है, इंफिनिटी है। और डब्ल्यू सॉरी Z2 की वैल्यू, Z2 की वैल्यू है क्या, Z2 की वैल्यू है 0। ठीक है, ये हो गया। तो ये इसमें पुट कर दिया आपने। ठीक, और यहाँ से d इक्वल टू 0 आ गया। अरे ऐसी ही W3 की वैल्यू क्या है, 1। और Z3 की वैल्यू है आपकी -1। ठीक है, तो ये आपने इसमें पुट कर दी, तो इससे इक्वेशन आपकी ये आ गई है। तो यहाँ से आपने ये दूसरी और तीसरी इक्वेशन को ऐड कर लिया। ऐड करने के बाद आपके पास ये आ गया, बी और सी में रिलेशन आ गया। जब बी और सी में रिलेशन आ गया और दूसरी में से फिर तीसरी को माइनस कर दीजिए। माइनस करने के बाद ये रिलेशन आ गया, अब ए और सी में आ गया आपके पास रिलेशन। ए और सी में रिलेशन पता है, बी और सी में रिलेशन पता है। ठीक है, तो इसका मतलब हमें ए बी में रिलेशन पता है। ठीक है, अब इन वैल्यूज को क्या करना है, इन वैल्यूज को आप पुट कर दीजिए इसमें। इसमें क्या नाम, डब्लू में पुट करोगे, डब्लू बराबर ए जेड ए बी और सी का आपको रिलेशन आ जाएगा। मतलब डब्लू आपको पता लग जाएगा। बस ये करना है। ठीक है, ये आपका आराम से हो सकता है। अब क्या करना है, अब हम अगले एग्जाम्पल पे चलते हैं। एग्जाम्पल क्या है, लेट एफ जेड बी ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, ये वो ट्रांसफॉर्मेशन है जो जेड को ट्रांसफॉर्म करेगी डब्लू में, यानी कि ये एफ जेड है। ठीक है, एफ जेड है, एफ जेड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन सच दैट कि एफ उसमें इंफिनिटी रखने के बाद ये 1 हो जाता है। इंफिनिटी रखने के बाद 1 हो जाता है, इनके W1 इक्वल टू 1 है और Z1 इक्वल टू इंफिनिटी है। ये पॉइंट आ गया। ठीक है ना, Z1 इक्वल टू इंफिनिटी और W1 इक्वल टू 1। ठीक है, और एफ आई इक्वल टू आई होता है। तो Z2 इक्वल टू Z2 इक्वल टू आयोटा और ये W2 इक्वल टू वो भी आयोटा। ठीक है, और तीसरा है Z3 इक्वल टू माइनस आयोटा और वो है W3 इक्वल टू माइनस आयोटा। तो ये है। तो आपको कोई लीनियर ट्रांसफॉर्म, मतलब हमें फिर से वही पॉइंट दिए हुए हैं। ठीक है, फाइंड द इमेज ऑफ द ऑफ यूनिट डिस्क। यहाँ पे यूनिट डिस्क की बात की गई, यूनिट डिस्क की हमें इमेज निकालनी है। जबकि यहाँ पे डोमेन दिया है कि जो जेड है वो आपका किसका सेट है, सब सेट है सी का। ये सी है आपके डोमेन यहाँ पे। तो वो कौन सी है, कि आपका एक सर्किल है जिसकी रेडियस 1 से कम है। ठीक है, ये सर्किल और जिसकी रेडियस 1 से कम की है, मतलब ये वाला पोर्शन। ठीक है, ये डिस्क बन गई, मतलब ये डिस्क। ठीक है, अंडर एफ जेड। तो ये हमें सोल्व करना है। तो अब यहाँ पर सॉल्यूशन क्या होगा, अब आप W बराबर एफ जेड मान चुके हो। अब ये आपके सामने है ही है। ठीक है, इससे तो हमें ये पता लग रहा है। अब वही क्रॉस रेशो वाला कंसेप्ट, क्रॉस रेशो में सब कुछ आप जानती हो, इसमें तो कुछ छुपाना है ही नहीं। मतलब बस वैल्यू पुट करते रहो, वही सब वैल्यू पुट करी, बार बार वही गाना नहीं गाना, बीन नहीं बजानी है। वैल्यू पुट करी, 1/infinity कर लिया। सारा कुछ करने के बाद आपका जो आंसर आएगा वो डब्लू ये आ जाएगा, या जेड की फॉर्म में ये आ जाएगा, इसे ऐसा कह दीजिए। अब आपको मेन बात है यहाँ पे उसे इमेज प्लॉट करनी है। इमेज प्लॉट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, अब यहाँ पर दे रखा है कि एक आपका क्या है, ये एक सर्किल है जिसकी रेडियस 1 से कम है, यानी कि ये आपके सामने है। और अब इसकी जेड तो हमें पता है, तो मोड जेड निकाल लिया।
मोड जेड लेस देन वन होगा। और जब मोड जेड लेस देन वन होगा तो इसका मतलब क्या हुआ, वन प्लस ओमेगा, वन प्लस डब्लू का मोड लेस देन वन माइनस डब्लू के मोड से होगा। तो अब डब्लू की वैल्यू क्या होती है, वन प्लस यू आई वी, और लेस देन वन माइनस यू माइनस आई वी होता है। ठीक है, ये सब पुट कर दिया। अब मोड क्या होता है, मोड रियल फंक्शन और रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट का होल स्क्वायर होता है, दोनों साइड होल स्क्वायर कर दिया। अब आपने होल स्क्वायर यहाँ पे ओपन कर दिया, जो कटा काट दिया, जो बचा उसको प्लॉट कर दिया। तो यहाँ पे क्या बचा, फॉर यू लेस देन जीरो, यानी कि यू लेस देन जीरो। अब यू लेस देन जीरो, यू लेस देन जीरो मतलब आपने यू भी प्लॉट किया, तो यू की वैल्यू लेस देन जीरो किसकी होगी, तो आपका लेफ्ट साइड, यानी कि आपका वर्टिकल एक्सिस का लेफ्ट साइड, ये लेफ्ट साइड को ड्रॉ कर रहा है, जैसे मैंने यहाँ पे ग्राफ में दिखाया प्लॉट करके। और जो जेड लेस देन जीरो है, तो ये वाला सर्किल, सर्किल के अंदर अंदर का एरिया, बाउंड्री को टच नहीं करना है, बाउंड्री टच नहीं होगी, सिर्फ अंदर अंदर का एरिया, तो यहाँ पे बाउंड्री नहीं आएगी। ठीक है, अगर ये कह देता जेड मोड जेड ग्रेटर देन वन, तो ये बाहर का एरिया, बाउंड्री को टच नहीं करना है, बाउंड्री से लेकर बाहर का एरिया आ जाता। तो ये है, ये प्लॉट कर दिया हमने। तो क्वेश्चन आसान था, इस तरह की क्वेश्चन आएंगे आपकी उसमें। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाता है कि जो कॉन्फॉर्मल मैपिंग है दूसरे फंक्शंस की, उसकी कैसे करनी है। ठीक है, अब इस सेक्शन में हम यही कहें कि जो मैपिंग्स है, जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक आपके फंक्शन होते हैं, ठीक है, और आपके हाइपरबोलिक फंक्शन होते हैं। तो हाइपरबोलिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जो एनालिटिकल फंक्शंस है, उनकी कोर फॉर्मल मैपिंग कैसे करते हैं और कैसी वो होती है, तो उसके बारे में हम इसमें जानेंगे। तो चलिए डिस्कशन इसके बारे में स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले हम डिस्कशन करेंगे साइन फंक्शन के बारे में। साइन फंक्शन आप जानती है, मान लीजिए अगर ये किसी कॉन्फॉर्मल मैपिंग करनी है, तो डब्ल्यू बराबर एफ जेड हो गया, यानी कि एफ जेड क्या हुआ, साइन जेड हो गया। अब डब्ल्यू बराबर यू प्लस आई आई भी होता है, इसका मतलब साइन जेड के बराबर हो गया। अगर साइन जेड को हम ओपन करते हैं तो क्या आएगा, साइन एक्स कोस हाइपरबोलिक वाई प्लस आयोटा कोस एक्स साइन हाइपरबोलिक वाई, ये होता है फॉर्मूला, आपको पता है, इसमें कोई नहीं पूछेगा कि भाई कहाँ से ये आ गया। ठीक है, ये हमने ओपन कर लिया। ठीक है, कॉम्प्लेक्स की हम, अगर देखो यहाँ पे रियल नंबर की बात होती है साइन थीटा, तब यहाँ पर टर्म कुछ और आता है, एक्सप्रेशन कुछ और आता है, मगर यहाँ पे है ये कॉम्प्लेक्स नंबर, जब कॉम्प्लेक्स नंबर को आप ओपन करते हो तो यही आएगा ना। तो क्योंकि ये तो क्या है, ये तो साइन, अगर आप इसे ओपन करोगे, साइन एक्स प्लस आई वाई है ना, यानी कि ये हो गया, ये भी हो गया, तो इसे तो ऐसे ही लिखोगे, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। ठीक है, तो साइन ए कोस बी, ये क्या आएगा, हाइपरबोलिक बन जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, साइन एक्स कोस हाइपरबोलिक वाई, प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, कोस एक्स और साइन आई वाई, यानी आई बाहर आ जाएगा, साइन हाइपरबोलिक वाई हो जाएगा, ऐसे। तो ये ऐसा आया। ठीक है, तो ये मतलब नेक्स्ट उसमें नहीं बताऊंगा कि भाई कैसा है, वो आपको याद होना चाहिए कहाँ से आया। ठीक है, तो ये हो गया। अब हम u और v को कंपेयर करेंगे, तो u बराबर तो ये होता है, v बराबर रियल पार्ट, u ये आ गया, और v आपका ये वाला पार्ट आ गया, तो u v हो गया। सिंस क्योंकि साइन जेड जो है पीरियडिक है विथ पीरियड टू पाई, अब इसका तो पीरियड टू पाई होता है, कैसे, क्योंकि ये आपका पूरा एक टर्न ले लेता है, यहाँ पे जीरो और यहाँ पे आपका क्या हो गया, टू पाई आ गया। ठीक है, तो ये है। और जब हम करेंगे, क्या करेंगे, पीरियड हो गया। अब इसकी जो मैपिंग है, अब मैपिंग वन टू वन तो नहीं होगी, तो अब हम इसे दो पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, जीरो से टू पाई ना करके इसे हम ट्वाइस इंटू जीरो से पाई कर लेंगे। ठीक है ना, जीरो से पाई बाई टू कर लो, कैसे भी कर लो। द मैपिंग सर्टेनली, यहाँ पे लिखा भी है नॉट वन टू वन इफ वी कंसीडर इट इन फुल जेड प्लेन। अब जेड प्लेन में कंसीडर करेंगे तो वन टू वन तो होगी नहीं, सो वी रेस्ट्रिक्ट जेड टू द वर्टिकल स्ट्रिप, हम वर्टिकल स्ट्रिप तक इसे रेस्ट्रिक्ट कर दिए, यानी कि x की वैल्यू माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू के बीच में, 90 के बीच में हम करेंगे। ठीक है, इसलिए कर लिया। अब हम ये डेरिवेटिव निकालेंगे, जो इसका डेरिवेटिव देखो, ये क्या लिखा है, कितनी दूर हो गया, पता नहीं ये कैसे हो जाते हैं, एफ डैश जेड। ठीक है, तो कोस जेड, अब उसको डेरिवेटिव करोगे, कोस जेड आएगा इक्वल टू जीरो आएगा, कहाँ पे, जेड की वैल्यू प्लस माइनस कुछ भी रख लो, जीरो आएगा। ठीक है, तो इसका डेरिवेटिव जीरो, इसका मतलब कि आपका अगर डेरिवेटिव जीरो आया तो मैपिंग क्या हो गई, कॉन्फॉर्मल नहीं है। ठीक है, इन दो क्रिटिकल, ये दो क्रिटिकल पॉइंट हो गए, कौन कौन से क्रिटिकल पॉइंट हो गए आपके, पाई बाई टू
और एक माइनस के पाई बाई टू, प्लस के पाई बाई टू, माइनस के पाई बाई टू, इन पे क्रिटिकल पॉइंट होगा, इन पे वो मैपिंग नहीं होगी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। इसमें फिर कहा है कि x इक्वल टू कॉन्स्टेंट और y इक्वल टू कॉन्स्टेंट इज मैप्ड ऑन टू द डब्ल्यू प्लेन कंसिस्टिंग हाइपरबोलास, यानी कि इमेजेस ऑफ x इक्वल टू कॉन्स्टेंट एंड इलिप्सिस इमेजेस ऑफ y इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ठीक है, इंटरसेक्टिंग एट राइट एंगल। तो यहाँ पे यही दिखा है कि आपका x इक्वल टू कॉन्स्टेंट और y इक्वल टू कॉन्स्टेंट, उसको मैप किया डब्ल्यू प्लेन पे, तो वो क्या बनाएगा आपका, x जब कांस्टेंट होता है तो वो आपका डब्ल्यू प्लेन पे बनाएगा हाइपरबोला। ठीक है, जब आप साइन साइन यहाँ पे आपका ट्रांसफॉर्मिंग फंक्शन है, मतलब जब आप ट्रांसफॉर्मेशन करते हो साइन से, यानी साइन जेड से ट्रांसफॉर्मेशन करते हो, तो x इक्वल टू कॉन्स्टेंट जो आपकी लाइन है, यानी कि y एक्सिस की लाइन होगी x इक्वल टू कॉन्स्टेंट, यानी कि वहां पे उस लाइन पे एक्स हमेशा ही कांस्टेंट रहेगा। ये पैरेलल हो जाएगी किसकी, वाई एक्सिस के, और वाई इक्वल टू कांस्टेंट किसके पैरेलल हो जाएगी, एक्स एक्सिस के। तो वो जो लाइन है वो आपका एक्स इक्वल टू कांस्टेंट तो आपकी बनाएगी हाइपरबोला, और वाई इक्वल टू कांस्टेंट आपकी बनाएगी इलिप्सिस। ठीक है, तो इसको हम प्लॉट करेंगे तो आपका हाइपरबोला का ये, ठीक है, और इलिप्सिस का मतलब ये रहा, हाइपरबोला और इलिप्सिस। ठीक है, तो यह इसे इस तरह से लिखिए। तो आपका ये होता है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर वाई इक्वल टू वन, और कोस स्क्वायर हाइपरबोला वाई माइनस साइन स्क्वायर वाई इक्वल टू वन। ठीक है, और हमें क्या मिला, ये मिला। तो अब इसमें साइन एक्स की वैल्यू पुट यू स्क्वायर, ठीक, और इसमें इसकी वैल्यू, कहने का मतलब ये दोनों बराबर। ठीक है, ये एक्स है, ये एक्स है, यहाँ पर एक्स होगा। ठीक, ये x होगा, ये वन हो जाएगा, कोस स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये हाइपरबोला की इक्वेशन आ जाएगी। मतलब इक्वेशन होती है, यही होती है ना इक्वेशन, तो हमें यहाँ से ये मिला। ठीक है, अब अगर साइन एक्स इक्वल टू नॉट जीरो और कोस एक्स इक्वल टू नॉट जीरो, ये तब जीरो नहीं है, तो आपका क्या होगा, ये इक्वेशन ये आपकी इलिप्सिस की आ जाएगी। अरे क्या हुआ, एक सेकेंड हुई, कुछ गड़बड़ हो रही है। ये इक्वेशन आपकी इलिप्स इलिप्स की आ जाएगी, इलिप्सिस की आ जाएगी, ये वाली इक्वेशन आपकी इलिप्स की आ गई। ठीक है, ये बराबर ये, मतलब पूरी की पूरी, एक अकेली नहीं, पूरी की पूरी, ऐसी ये पूरी की पूरी इक्वेशन आपकी इसकी आ गई, इलिप्स की आ गई, क्योंकि ये तो बराबर वन की हो गया। ठीक है, ये हाइपरबोला की एलिप्स की इक्वेशन। तो अब एक्सेप्शन क्या होगा कि x इक्वल टू प्लस माइनस पाई बाई टू पे वो नहीं होगा, प्लॉट नहीं होगा। तो उस केस में क्या करेंगे, देखो ये x इक्वल टू पाई बाई टू, एक्स इक्वल टू माइनस पाई बाई टू, वाई इक्वल टू माइनस वन, और वाई इक्वल टू ये, सॉरी, एक्स इक्वल टू ये वाई इक्वल टू, ये वाली इक्वेशन है आपकी यहाँ पे, कि एक्स इक्वल टू कॉन्स्टेंट है ना, और वाई इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ये वाई इक्वल टू कॉन्स्टेंट, तो वाई इक्वल टू माइनस वन कॉन्स्टेंट हो गया, और वाई इक्वल टू वन। अरे बार बार क्या हो रहा है भाई, गड़बड़ होगी क्या, ये कुछ प्रॉब्लम हो रही है लैपटॉप में। ठीक है, तो ये नॉट रेस्पॉन्डिंग दिखा रहा है, ऐसी ये एक्सिस की लाइन होगी, ये x इक्वल टू पाई बाई टू, और ये x इक्वल टू माइनस पाई बाई टू। ठीक है, तो ये इसके अंदर का एरिया हमें प्लॉट करना है। अब यहाँ पे जो डब्लू प्लेन करोगे उसमें क्या होगा, वहां पे वो एनालिटिक नहीं है। ठीक है, यानी कॉन्फॉर्मल कॉन्फॉर्मल मैपिंग नहीं हो सकती, तो उसको हम अवॉइड कर देंगे, उस एरिया, जितने हिस्से में वो नहीं होगी, मान लो इतने हिस्से में नहीं होगी। ठीक है, इससे, तो ये आपने क्या किया, ये प्लॉट किया इलिप्स। ठीक है, इलिप्स प्लॉट कर लिया, और इसमें ये वाला हिस्सा आपने अवॉइड कर दिया, बस ये आपकी मैपिंग हो गई। ठीक है, ये तो इलिप्सिस के केस में हो गई। अरे चलो भाई, तो रेस्पॉन्ड नहीं कर रहा है। हाँ, तो ये आपकी इलिप्स की इक्वेशन होगी। ठीक, अब अब क्या है यहाँ पे, अगर हम इसकी बात करते हैं तो u है, यहाँ पे u है, ये क्या होगा, माइनस कोस हाइपरबोलिक वन से लेके और आपका माइनस वन के बीच होगा। u कोस हाइपरबोलिक वन से लेके माइनस वन के बीच होगा। और यहाँ पे इस वाले केस में, इस वाले केस में यहाँ पे
ये जब हाइपरबोला हम प्लॉट कर रहे हैं, ये एक में आपका ये हाइपरबोला प्लॉट हो रहा है, ठीक है। ये देखिए x इक्वल टू सी के लिए, x इक्वल टू माइनस सी के लिए, ठीक है। ये आपका प्लॉट हो गया साइन जेड से हाइपरबोला प्लॉट हो गया, ठीक। तो ये u की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी, 1 से लेके कोस हाइपरबोलिक 1 के लिए, कोस हाइपरबोलिक 1, ठीक। तो ये प्लॉट हो गया आपका, ठीक है। ये आ जाएगा। अगर साइन एक्स जीरो है, अगर जीरो, वहां पर तो हमने जीरो नहीं माना, साइन एक्स जीरो है, तो वो जीरो होने पे क्या होगा, और यू साइन एक्स कोस वाई बचेगा, और v की वैल्यू कोस एक्स साइन हाइपरबोलिक वाई बचेगी, क्योंकि उसमें वैल्यू पुट करने के बाद, क्योंकि जो हम वैल्यू लेकर आए u और v की वैल्यू जो आई है, वहां पर साइन एक्स की वैल्यू जीरो पुट कर दो, तो u बराबर यहाँ पे जीरो, क्योंकि u की वैल्यू ये है और v की वैल्यू है, तो यहाँ पे साइन एक्स की वैल्यू जीरो पुट कर दी, तो क्या आ गया, u बराबर जीरो आ गया। तो v बराबर क्या आया, यहाँ पे जब साइन एक्स जीरो पुट करोगे तो ये यहाँ पे आपका क्या नाम, कोसेक्स की क्या होता है, ये v क्या हो जाएगा, साइन हाइपरबोलिक y आएगा, ठीक है। तो ये आप प्लॉट, अरे ये बार बार ये मुश्किल हो रही है, हाँ, तो ये आपने प्लॉट कर दिया इसके ऊपर, ठीक है। ये जेड प्लेन ये ऐसे प्लॉट हो जाएगी, ठीक है। मतलब इसमें ज्यादा कुछ करना नहीं है। अगर कोस एक्स जीरो है, तो उस केस में क्या होगा, u इक्वल टू 1 प्लस कोस हाइपरबोलिक y बचेगा, मतलब वो जीरो हो जाएगा, ये बचेगा, u और v, यहाँ पे v जीरो हो जाएगा, और तब x की वैल्यू क्या आएगी, माइनस पाई, प्लस माइनस पाई उसके लिए, ठीक है। जब x की वैल्यू पाई बाई टू है, तो u की वैल्यू ये और v की वैल्यू जी, और जब x की वैल्यू माइनस पाई बाई टू है, तो u की वैल्यू होगी, v की वैल्यू जीरो हो जाएगी, ठीक है। उस केस में कोस हाइपरबोलिक y की वैल्यू क्या होती है, ये होती है कोस हाइपरबोलिक y बराबर e की पावर y e की पावर 1 अपॉन y बाई टू। ये क्या होगा, ग्रेटर देन 1 होगा, ग्रेटर देन 1 कैसे होगा, क्योंकि एक इनइक्वालिटी होती है, अगर a प्लस 1 अपॉन a को ऐड करें तो हमेशा ही ग्रेटर देन इक्वल टू 2 आता है, तो इसका मतलब ये बाई टू हो जाएगा, तो इधर 2 हो जाएगा ना ये, तो बिल्कुल ये, तो इसलिए इससे क्या है, व्हेन जब x इक्वल टू पाई बाई टू, तो u ग्रेटर देन इक्वल टू 1 और v की वैल्यू जीरो, तो ये कौन से केस में होगा, जब u 1 से कोस हाइपरबोलिक 1 के बीच में है, और जब x की वैल्यू माइनस पाई बाई टू होगी, तो तब उस केस में क्या होगा, u लेस देन माइनस वन होगा, और v की वैल्यू जीरो, और उसमें u की वैल्यू क्या होगी, u की वैल्यू उस केस में होगी माइनस वन से छोटी, और कोस हाइपरबोलिक माइनस कोस हाइपरबोलिक 1 से बड़ी, ठीक है। तो अब इनकी इमेज प्लॉट करेंगे, तो देखो ये आपकी लाइन होगी x इक्वल टू पाई बाई टू, ठीक है। इसको जब प्लॉट करेंगे, x की जब u की वैल्यू 1 से लेके कोस हाइपरबोलिक 1 के बीच में, ये प्लॉट कर दिया, और जब x की वैल्यू माइनस पाई बाई टू है, तो इसकी वैल्यू माइनस वन से लेके, बार बार ये सिस्टम गड़बड़ कर रहा है, इसकी वैल्यू माइनस वन से लेके माइनस कोस हाइपरबोलिक 1 के बीच में, ये प्लॉट कर दिया, तो ये प्लॉट हो गई है। अब ऐसी कोसाइन का फंक्शन है, कोसाइन का फंक्शन में क्या होता है, डब्ल्यू कोसाइन, और डब्ल्यू बराबर कोस जेड हो जाएगा, साइन जेड प्लस पाई बाई टू, और इसी की इसकी मैपिंग साइन जेड की जैसी ही मैपिंग होगी, ठीक है। वो बस एक की होगी, बहुत है। अब हाइपरबोलिक कोसाइन आता है। हाइपरबोलिक कोसाइन में क्या है कि डब्ल्यू बराबर, मान लो आप कोस जेड है, ठीक है, कोस हाइपरबोलिक जेड, तो इसे हम कैसे लिखेंगे, कोस आई जेड लिखेंगे। अब इसे कैसे डिफाइन करेंगे, ए मैपिंग दैट इज ए रोटेशन, यानी कि जेड इक्वल टू आई जेड, अगर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर में आई से मल्टीप्लाई कर दो, तो उसे हमने एक एंगल रोटेट कर दिया, मतलब कुछ एंगल रोटेशन दे दिए उसे, फॉलोड बाय मैपिंग, मतलब डब्ल्यू इक्वल टू कोस जेड। तो कहने का मतलब ये है कि पहले तो उस किसी भी उसका जो आपका फंक्शन है, मैपिंग फंक्शन है, उसका रोटेशन करना है, फिर उसकी मैपिंग करनी है, यही तो है, ये स्टेप है। तो डब्ल्यू बराबर यू आई वी इक्वल टू कोस हाइपरबोलिक जेड हो गया, ये इसके बराबर हो जाएगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा, कोस हाइपरबोलिक एक्स प्लस आई वाई, जेड की वैल्यू आपने पुट कर दी, फिर क्या होगा, कोस कोस हाइपरबोलिक जो होता है, तो कोस आई इंटू जो उसका ये एंगल होता है वो होगा, ठीक, जैसे यहाँ पर, ठीक। और क्या हो जाएगा, आई की इसमें मल्टीप्लाई आई एक्स और आई स्क्वायर माइनस, ये हो जाएगा आई एक्स माइनस वाई हो गया, ठीक है। अब कोस ए माइनस बी का फॉर्मूला यहाँ पे लगा दो, कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी, इसे करने के बाद ये आपकी वैल्यू आ गई, ठीक है। तो डब्ल्यू बराबर ये आ गया। अब डब्ल्यू में क्या होता है, यू और वी होता है, यू बराबर ये रियल पार्ट आया,
और इसका मतलब क्या हुआ, कोस हाइपरबोलिक एक्स की वैल्यू यू अपॉन कोस वाई होगी। बार 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 ये क्या हो रहा है? अरे भाई बंद हो जा, पूरा ये बेकार करेगा क्या। कोस हाइपरबोलिक वाई होगी और v बराबर साइन हाइपरबोलिक एक्स साइन वाई इक्वल टू साइन हाइपरबोलिक वाई की वैल्यू ये आ गई आपकी, ठीक है। आगे। अब इन दोनों को हमने एलिमिनेट करना है, तो इसका मल्टीप्लिकेशन किया, स्क्वायर किया, स्क्वायर करके इसमें से माइनस कर दिया, यानी कि इसमें से इसे माइनस कर दिया, और ये जब स्क्वायर करके माइनस करोगे तो वैल्यू वन आ जाती है। अब फिर आपको y एलिमिनेट करना है, y एलिमिनेट करने के लिए क्या हुआ, यू स्क्वायर अपन कोस हाइपरबोलिक स्क्वायर और ये बराबर वन होता है। मतलब एलिमिनेट करने के लिए क्या करोगे, एलिमिनेट करने के लिए इनके स्क्वायर करके ऐड कर दोगे, स्क्वायर करके ऐड करोगे ना, तो ये वैल्यू आपकी आ जाएगी। अब क्या करो, y इक्वल टू कॉन्स्टेंट पुट कर दो, यानी y इक्वल टू कॉन्स्टेंट किस में पुट करोगे, ये आपकी क्या आ गई, ये u v के आपने वो लेके आ गए आप, मतलब ट्रांसफॉर्मिंग फंक्शन लेके आ गए। तो अब जब y इक्वल टू कॉन्स्टेंट है, तो y इक्वल टू कॉन्स्टेंट इसमें पुट करना पड़ेगा, y इक्वल टू कॉन्स्टेंट आपका है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपकी स्ट्रेट लाइन आपको ट्रांसफॉर्म कर देती है किसमें, हाइपरबोला में। तो इसका तो हाइपरबोला आ रहा है, यू स्क्वायर अपॉन जब a पुट करोगे y इक्वल टू इसमें, तो ये तो हाइपरबोला का है, तो यानी कि स्ट्रेट लाइन हाइपरबोला में कन्वर्ट हो जाएगी। इट शोज दैट लाइंस पैरेलल टू एक्स एक्सिस मैप्स इनटू हाइपरबोला। वही मैं बोल रहा था ना अभी, कि स्ट्रेट लाइन अगर जो पैरेलल एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी, जैसे कि मान लो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और यहाँ पे वाई इक्वल टू है, ये इक्वल टू वाई इक्वल टू है, तो ये हाइपरबोला में कन्वर्ट हो जाएगी। हाइपरबोला कैसा होगा, हाइपरबोला आपका इस तरह से हो जाएगा, ऐसा, ये हाइपरबोल हो जाएगा, ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। तो ये होगा। और जब अगर आप x इक्वल टू बी पुट करते हो, यानी कि इसमें वर्टिकल लाइन x इक्वल टू बी, अरे यार बार बार कर रहे हैं गड़बड़, हो जाए भाई जल्दी। ये x इक्वल टू आप b पुट करते हो, तो जब x इक्वल टू बी पुट करोगे तो इसमें ये भी हाइपरबोला आ जाएगा, मान लीजिए ये ऐसा आ गया, ठीक है। तो ये इक्वेशन आएगी, इसमें b पुट कर तो इलिप्स आएगा, नहीं सॉरी, ये ऐसे नहीं आएगा, हाइपरबोला नहीं, मैं गलत बोल गया, इसमें इलिप्स आएगा, इलिप्स मतलब इस तरह का, ऐसा आ जाएगा, ठीक है, ये होगा। अब इससे आप क्या कर लोगे, ड्रॉ कर लोगे, जैसे वो लाइन थी y इक्वल टू डी, वाई इक्वल टू सी, एक्स इक्वल टू ए, एक्स इक्वल टू बी, तो ये रीजन को आपको प्लॉट करना है, ठीक है। इस पर प्लॉट करोगे तो देखो ये इलिप्सिस हो गए और ये हाइपरबोला हो गए, और जो ये रीजन है इससे बाउंड है, ये किसके बीच में, इलिप्स और हाइपरबोला के बीच में जो बाउंड रीजन आ रहा है, ये वाला रीजन, ये आपने प्लॉट कर दिया इसके ऊपर, बस यही तो निकालना था, ये ऐसा प्लॉट करना है। तो ये आपकी क्या हो गई, ये आपकी मैपिंग होगी, मतलब ट्रांसफॉर्मेशन होगी, बायलेटरल ट्रांसफॉर्मेशन होगी। तो इसमें इतना ही, अगले में हम इसके एप्लीकेशन समझेंगे, कॉन्फॉर्मल मैपिंग के कहाँ कहाँ एप्लीकेशन आप कर सकते हो, जैसे कि आपको इलेक्ट्रिक फील्ड में कर सकते हैं, उसमें जो बाउंड्री वाली प्रॉब्लम उनमें कर सकते हैं, फ्लूइड फ्लो में कर सकते हैं, हीट फ्लो में कर सकते हैं, और भी कई जगह कर सकते हैं। बस इस लेक्चर में इतना ही। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।